सुबह की विंडो से लिए हुए थे जिससे सारे के सारे you can see the missiles are getting intercepted. Oh my god. सचिन जी के बच्चे पूछ रहे हैं कि इज गोना ब्लास्ट और नॉट, यू नो। एक और वीडियो है। तो सबसे पहले तो मैं न्यूज से स्टार्ट करना चाहूंगा कि आज ऑफिशियली मान लो कि यूएस ने और इजराइल ने स्ट्रेटेजिक तरीके से ईरान के ऊपर जो है एक हमला किया है, और एक तरीके की जो वॉर है वो वापस जो है पैन आउट हो रही है मार्केट में। हो सकता है कि कल जो है मोस्ट लाइकली मार्केट जो है वो परसों जो है मार्केट्स डाउन ही ओपन है, क्रूड ऑयल जो है ऊपर खुलेगा, ऐसा लग रहा है। तो ऐसे लग रहा है क्या ग्लोबल मार्केट से 3-4% का करेक्शन दिखा सकते हैं, 3 से 5% का? बिल्कुल बिल्कुल आराम से लग रहा है, लेकिन ग्लोबल मार्केट में भी दो लीग है। यूरोप जो अपनी जन्नत में है, यूरोप अच्छी तरीके से ट्रेंड में, वहां शॉर्ट नहीं मार रहा है। लेकिन कुछ मार्केट ऐसी है सबसे शॉर्ट मारने लायक इंडिया ही। तो जब भी मान लो मैं एनालिसिस करता हूं तो हम लोग सबसे पहले क्या करते हैं, H0 H1। H0 का मतलब क्या होता है, एस्टैब्लिश द नल हाइपोथेसिस। H1 का क्या होता है, एस्टैब्लिश द अल्टरनेट हाइपोथेसिस। नल हाइपोथेसिस का मतलब क्या होगा कि मैंने कुछ एनालिसिस किया है मीडियम टर्म के लिए, वो एनालिसिस ठीक है या नहीं है, तो अब तक तो मैं ठीक मानता हूं। अल्टरनेटिव एनालिसिस कब क्रिएट होगा, H1 कब क्रिएट होगा, जब वो एनालिसिस मान लो वाकई में ऐसा गंदा वाला खराब होना स्टार्ट हो जाए कि जो मैंने सोचा था उसके अगेंस्ट में मार्केट जाना स्टार्ट हो जाए, तब मैं अपने जो है ना आपको बदलूंगा। उसको बोलते हैं H1 को एस्टैब्लिश करना, अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस को लेके आना गेम में। तो अभी मैं अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस लेके आने के कोई मूड में नहीं हूँ। मेरा ऐसा अभी भी मानना है कि मार्केट में बहुत ज्यादा गिरावट नहीं है। पैनिक लो लग सकते हैं, पैनिक में मार्केट एक बार जो है वहां नीचे मुंह मारने का काम कर सकती है, लेकिन मार्केट वापस जो ऊपर आएगी। लेकिन ऊपर आने में भी मैं अभी आपको बता देता हूँ, ऐसे मत मान लेना कि यहाँ से बड़ी तेजी हो जाएगी, ठीक है ना। ये मेरा अजम्पशन इंटैक्ट है, ठीक है। वो भी मान लो बैंड के बाहर बनना स्टार्ट हो गई, यानी कि मार्केट जो है छोटे टाइम में एक्सट्रीमली ओवरसोल्ड है और पैनिक सबसे ज्यादा है, ठीक है। मैंने आपको बोला है कि ये एरिया दूसरा एरिया हो सकता है, अगर इस एरिया को डिसाइसिवली ब्रेक किया गया तो दूसरा एरिया हो सकता है, लेकिन ये ओवरसोल्ड में एक बाउंस आने के बाद ये आ सकता है। एक तरफ आएगा तो हम मानेंगे कि भाई ये कुछ कोविड जैसी सिचुएशन या क्रूड ऑयल जो है वो भयंकर जो है आग लगा रहा है तो की बात है, अदरवाइज नहीं। ये दो संभावना है यहाँ पे, ठीक है। तो अभी के लिए ये आप समझना कि ये जो सीधा ऐसे फॉल करे, ऐसी संभावना मैं आपको बताऊं 5% या 10% के आसपास है, 5% ही गिनो। लेकिन बाउंस होके गिरे, ऐसी संभावना 25% आप गिर सकते हो। लेकिन यहाँ से कोई एक बेस बनाने के बाद भले ऊपर का हाई काटे, हाई में ना टच करे, लेकिन यहाँ बेस बनने की संभावना तो मैं 50% मानता हूँ। इसके आसपास कहीं ना, ये थोड़ा नीचे या कहीं ना कहीं बेस बनना चाहिए, ठीक है। इस सिचुएशन में मुझे क्या करना चाहिए, इस सिचुएशन के अंदर मुझे जो अगले 2 महीने के अंदर भरपूर कॉल बेचने चाहिए, ऐसे है। अब कॉल में काफी तरह की स्ट्रेटजीज होती है। अब कौन सी स्ट्रेटजीज अप्लाई करनी है, स्ट्रेटजी स्पेसिफिक तो मैं यहाँ पे डिस्कस नहीं कर सकता हूँ, रिस्की हो जाएगा, सेबी के नॉर्म्स टूट जाएंगे। लेकिन आप अपने चैट जीपीटी को पूछ लेना कि भाई साहब मेरा 2 महीने का जो है ना मार्केट में कोई बड़ा लंबा बाउंस का व्यू नहीं है, लेकिन मार्केट यहाँ से बहुत ज्यादा गिरेगी ऐसी संभावना मुझे बहुत ज्यादा नहीं लग रही है। यही मार्केट ऐसा बेस बनाएगी, ऊपर नीचे करेगी, तो मेरे लिए कौन सी स्ट्रेटजी जो है अप्लाई करनी चाहिए। या आप ऐसा भी कर सकते हो मार्केट के अंदर कि मान लो कुछ कॉल्स बेच के कॉल्स बाय कर लो, समथिंग लाइक दैट, क्रेडिट स्प्रेड बना लो, ऐसे कुछ मान लो स्ट्रेटजीज वगैरह आप वर्कआउट कर सकते हो, ठीक है। हालांकि मान लो ये सब स्ट्रेटजी आप पहले भी वर्कआउट कर सकते थे, क्यों, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि मार्केट में इतनी ज्यादा अपसाइड नहीं है तो इतनी ज्यादा डाउन साइड भी नहीं है, ठीक है ना। तो आप दूर दूर के निफ्टी के मान लो आप कर सकते थे। तो आपके ऊपर होता है कि आप किस तरीके का ट्रेड और किस तरह का फ्रेमवर्क बनाना चाहते हो, ये आपके ऊपर होता है, ठीक है ना। मैं होता तो मैं एक्चुअली पहले मान लो ऑब्वियसली कॉल बेचता और पुट भी बेचता, ठीक है। अब मेरी पुट वाली पोजीशन मान लो मेरी फंस गई है फॉर एग्जांपल, तो अभी मेरे को यहाँ पे समझ में आ रहा है, और हालांकि 2-3 दिन पहले ही थोड़ा बहुत समझ में आ गया था कि मार्केट अभी जो है ना एक बार के लिए ऊपर जाने के मूड में नहीं है, एक बार के नीचे ले आने के मूड में है। तो एक्स्ट्रा कॉल बेचना मैं पसंद करता, तो मेरा एग्जिस्टिंग कॉल का भी प्रॉफिट हो जाता, एक्स्ट्रा कॉल बेचते उसमें भी प्रॉफिट हो जाता। तो पुट वाला लॉस जो है वो ज्यादा आपके डिस्टर्ब नहीं करता, क्योंकि मेरा फ्रेमवर्क क्या है,
नीचे मेरा जो है लॉस होता है वो भी 1:1 के हिसाब से लॉस होता है, ऊपर प्रॉफिट होता है वो भी 1:1 के हिसाब से प्रॉफिट होता है। तो अगर मेरे कॉल की क्वांटिटी लॉन्ग अगर मान लो मेरे नहीं है सिस्टम के अंदर मान लो, और शॉर्ट अगर मेरे सिस्टम में ज्यादा है, तो नेट नेट मुझे इस सिचुएशन के अंदर भी प्रॉफिट होने की संभावना ज्यादा है। ठीक है, तो ये मेरा मानना है। तो ऐसे मैं करता, हालांकि ये मैंने आपको जो ट्रेड बताया वो बिल्कुल सही ट्रेड है। मैं आपको ऐसे नहीं बोलूंगा कि मुझे पहले से ही मालूम था कि भाई वॉर होगा और मार्केट गिर जाएगी, इतना मान लो हम शाणे नहीं है, भले ही मान लो कि इतने सालों का एक्सपीरियंस है। तो मैंने तो पुट बेच के भी रखा था, मैंने कॉल बेच के भी रखा था, ठीक है ना। मेरा तो ये पुराना व्यू चल रहा है, वही मैं कर रहा हूँ, ठीक है। तो लास्ट ईयर में मैंने बहुत खराब बिहेवियर देखा कि लोग एमटीएफ ले रहे हैं। एमटीएफ का मतलब क्या होता है, मार्जिन ट्रेडिंग फंड भी होता है। यानी कि आपके पास मान लो 1 लाख की कैपिटल है, तो ब्रोकर आपको बोलता है कि कोई बात नहीं, 50,000 का एक्स्ट्रा मान लो आप ले लो, 1.5 लाख के शेयर ले लो, 50,000 का ब्याज दे देना मुझे, 15%, 12%, 18% जो भी लगता है दे देना। आप लो शेयर, क्योंकि शेयर तो ऊपर ही जाते कभी नीचे जाते नहीं। ठीक है, तो आपने क्या किया, 1 लाख के आपके पास जो शेयर्स पड़े थे उसको ब्रोकर के पास गिरवे रखवाए और 50,000 का एक्स्ट्रा लोन ले लिया, और उसको भी मान लो आपने शेयर्स ले लिए। ठीक है, अभी मान लो आपके 1.5 लाख का पोर्टफोलियो बन गया। 1.5 लाख का पोर्टफोलियो मान लो कि फॉर एग्जाम्पल स्मॉल कैप मिड कैप पे कहीं डाला वाला है और गिरा है 30, 40, 50% स्मॉल कैप, तो फिर आपका ब्रोकर बोलता है कि भाई आप जो है आपका कोलेट्रल जो है कम पड़ रहा है मेरे को, आप एक्स्ट्रा पैसे डालो या फिर जो है अपनी पोजीशंस काटो जो एमटीएफ में ली थी। ठीक है ना, तो जो लोन वाले लोग हैं उसकी पोजीशंस तो अभी कट रही है, अच्छे से कट रही है, मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है, तो इसीलिए एक अच्छी साइन है कि ये सारे वीक प्लेयर जो है ना वो सारे मार्केट से निकल जाएंगे। एक और स्ट्रेटेजी आपके साथ शेयर कर लेता हूँ। अगर मैं यहाँ पे जो है ना, एक्चुअली मैं मेरे स्टूडेंट्स के साथ डेस्क में डिस्कस करता था, ऐसी जगह पे अगर मैं होता तो यूजुअली मैं क्या करता हूँ पता है, दिसंबर का जो पुट है ना, अगर मेरे रईस लोग जो है इन्वेस्टर्स वगैरह हैं, तो उनके लिए मैं स्ट्रेटेजी प्लान करता हूँ। ये बहुत सिंपल स्ट्रेटेजी है, मैं जाता हूँ आपको ये स्ट्रेटेजी बताता हूँ, बहुत इजी है, बहुत रईस लोगों को आप स्ट्रेटेजी दे सकते हो अपने फ्रेंड्स को। ये मैं देता था, उसमें प्रॉफिट ही बनाते हैं मोस्टली। मैं जा रहा हूँ एक मिनट, आपको जो ना निफ्टी की ऑप्शन चेन में ले जाते हैं। आप ऑप्शन चेन में जाओगे ना, आपको जाना है दिसंबर के वहां, दिसंबर के कॉन्ट्रैक्ट में जाना है आप। ठीक है, दिसंबर के कॉन्ट्रैक्ट में आप जाओगे तो एट द मनी पुट ऑप्शंस का प्राइस देखना है। अच्छा, तो आप देखो एट द मनी पुट ऑप्शन का प्राइस कितना चल रहा है अभी, 25,000 का चल रहा है 961, 24 का चल रहा है 690। ठीक है ना, तो मैं 24,000 का अभी मार्केट चल रहा है 24,400, 500 गिन लो ना, तो 24,500 प्लस 24,000 कितना चल रहा है, इसमें 500 पॉइंट हो गए ना। ठीक है ना, 24,000 का तो 500 पॉइंट ये रहे। ठीक है, और प्रीमियम लग रहा है इसका 690 प्लस 500 पॉइंट आप गिन लो। ठीक है, तो 1190 पॉइंट जो है ना पुट के नीचे है, यानी कि आप समझो ना कि 1200 पॉइंट अप्रोक्सीमेटली काउंट कर लो, 1200 पॉइंट। अगर मार्केट के अंदर मान लो मैं एट द मनी का ईटीएफ बाय कर लो कैश में, 1 आध करोड़ का मान लो कोई क्लाइंट है उसने 1 करोड़ में बाय कर लिया, और एट द मनी पुट जो है थोड़ा सा नीचे 500 पॉइंट उस 690 में बाय कर लिया, तो मैक्सिमम दिसंबर तक उसकी रिस्क कितनी है, 1200 पॉइंट की रिस्क है। 1200 पॉइंट का मतलब क्या हुआ कि अभी मान लो 24,500 चल रहा है, तो 1200 पॉइंट हुए 5% के आसपास। यानी कि अगर मैं 1 करोड़ रुपया लगाता हूँ ईटीएफ में, लॉन्ग करता हूँ, और उतने ही मान लो मैं क्वांटिटी में पुट ऑप्शन ये 690 का बाय कर लेता हूँ, तो मुझे मैक्सिमम लॉस जो है एक 5 करोड़ का होगा, ज्यादा 5% होगा, यानी 5 लाख का होगा, और मैं पूरा का पूरा ईटीएफ रखूंगा दिसंबर तक। ठीक है, अभी चल रहा है फरवरी, मार्च मार्च चल रहा है, सॉरी, तो मैं रखूंगा पूरा का पूरा। और मुझे ऐसी उम्मीद है कि कहीं ना कहीं निफ्टी जो है ये अप ट्रेंड के अंदर है और वापस जो है अपने भाव ऊपर आ जाएंगे। ऊपर पूरा खाली पड़ा हुआ है, ठीक है, नीचे आप देखोगे तो ज्यादा नुकसान है नहीं, और मार्केट यहाँ से कम 2000 पॉइंट में मूव करा ना, तो ये 690 वाला 100 पॉइंट हो जाएगा, तो 2000 पॉइंट ईटीएफ में आपको 1800 पॉइंट 1700 पॉइंट मिल जाएंगे आराम से। तो आप समझो ना कि 5-10% रिटर्न तो ऐसे ही मिल जाता है, और ये होल्ड भी कर सकते हो। कभी कभी अप ट्रेंड में मार्केट आपको कहाँ से कहाँ ले जाता है, ऐसा है। तो ऊपर पूरी अपसाइड खुली हुई है, नीचे सिर्फ 5% देना है। 1 करोड़ में 5% का नुकसान है, और आप रियल एस्टेट की तरह आपने इंश्योरेंस ले लिया है, आप बैठे रहो 1 साल तक, कोई इश्यू नहीं है। ठीक है ना, नुकसान होगा तो 5% होगा, नेक्स्ट ईयर में आप रोल ओवर कर लेना, ऐसा है। तो ये स्ट्रेटेजी भी मैं
कभी कभी यूज करता हूँ ऐसा है। आगे कभी कभी कॉल भी बेच देते हैं जब ऐसा लगता है कि अब मान लो यहाँ पे 1000 पॉइंट दूर शूटअप हो गई मार्केट और ये 2300 के आसपास का कॉल ऑप्शन लग रहा है एट द मनी के आसपास, चलो 1700 वाला लग रहा है, मैं 1700 बेच देता हूँ कॉल ऑप्शन। 1700 बेच दिया, मैं सीधा प्रॉफिट, मैं कभी लॉस ही नहीं कर सकता, क्योंकि आपने 1700 यहाँ बेच दिया है, ठीक है ना, आपने पुट का प्रीमियम का मैक्सिमम 1200 पॉइंट का लॉस है, तो 500 पॉइंट तो वैसे ही आपको मिलेंगे, बात खत्म हो गई, ठीक है ना। नो नो लॉस स्ट्रेटेजी हो गई पूरी की पूरी, ऐसा है। तो इस तरीके से हम लोग करते हैं बाय द वे। सो दिस इज वन ऑफ द स्ट्रेटेजी व्हिच आई हैव डिस्कस विद यू। ये कोई रिकमेंडेशंस नहीं है, जस्ट मैं आपको बता रहा हूँ कि रईस बाप के लोग जो होते हैं, लाइक रईस लोग होते हैं, उनको जो रियल एस्टेट का माइंडसेट होता है, वो इंश्योरेंस का प्रीमियम लेके अपसाइड पूरी बैठ गए, डाउन साइड सीधा 3-4% पड़ा, खत्म हो गई बात, ठीक है ना। आराम से उसको होल्ड करवा सकते हो, थोड़ा बाउंस आ जाए तो कॉल पे बिकवा सकते हो, उसको ब्रेक ना हो तो उसको ऐसा लगता है कि वापस घुस जाएगी तो कोई बात नहीं, तुम्हें कभी लॉस ही नहीं होगा। ऐसी स्ट्रेटेजीज भी आप उनके साथ शेयर कर सकते हो ऐसे मौकों के ऊपर, ठीक है। तो ये रहा पूरा का पूरा मेरा एनालिसिस। एक और चीज मैं आपको सिखाते देता आता हूँ कि क्या है करेक्शन का जो बहाना क्या है वगैरह वगैरह। अब देखो मंथली चार्ट पे आओ और ये देखो, ये 4 मीन खुल चुके थे इसके, ये यहां से दूर चला गया तो उसकी करेक्शन आ गई, ठीक है। यहां से दूर चला गया तो करेक्शन आ गई। अब यहां से वो दूर चला गया है अपने मीन से, तो प्रोबेबिलिटी है कि ये डाउ जोन्स करेक्शन में आए और यहां तक करेक्शन बिल्कुल आ सकता है, ठीक है। तो डाउ जोन्स पे करेक्शन की संभावना है, क्योंकि अपने मीन से दूर चला चुका है और यहाँ से ऊपर जाता है तो फिर बबल ही बनेगी इसकी, ठीक है। ऊपर ऊपर से तो बस लंबा वाला पड़ेगा सिल्वर की तरह। तो अभी के लिए तो मैं आपको बताता हूँ, अमेरिका में बबल तो नहीं है, लेकिन हाँ करेक्शन की संभावना है, यस है। ये तीनों के तीनों मीन जो है बहुत वाइड हो चुके हैं, और इस मीन से भी ये बहुत दूर चला चुका था। तो उसकी जो है एक एक तरीके से मान लो इसको एक वॉर बहाना मिल गया कि भाई आना चाहिए। वॉर नहीं होता तो शायद खड़ा रह जाता, तो फिर ये मीन ऊपर जाता धीरे धीरे, लेकिन अभी वॉर आ चुका है तो एक बहाना मिल गया इसको, तो अपना ये करेगा। देखो ये भी मान लो, आप देखो थोड़ा डिस्टेंस जब भी आता है ना तब वो नीचे आता है, ठीक है। हाँ आप देखते जाओ, जितने भी मान लो आप इसके इंसिडेंस देखोगे तो आपको मालूम पड़ेगा ये मंथली चार्ट है, थोड़ा सा दूर चला जाता है तो करेक्शन उसकी बनती है, ऐसा है। तो मैं आपको ये जो है ना सब इसीलिए बता रहा हूँ क्योंकि मैंने ये देखा है बरसों से कि इस तरीके से ही मार्केटें काम करती है। ये भी थोड़ा दूर चला गया था तो थोड़ा करेक्शन में आ सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। अब ये यूरोप वाले जो स्टॉक्स है वो अभी बीच में थोड़े बहुत गिरे हैं, तो उसमें भी मान लो आप देखोगे तो थोड़ा ये बहुत अप ट्रेंड में है, ये ब्रेकआउट है वैसे बरसों का, तो उसकी ये रिट्रेसमेंट मारेगा ये ज्यादा नहीं है, थोड़ा दूर उसको बहाना मिल गया है अभी की वो थोड़ा मीन से दूर चला गया है, तो ये थोड़ा नजदीक आ रहा है, ठीक है। अब फ्रांस का मैं दिखाता हूँ आपको, फ्रांस वैसे बहुत बढ़िया चार्ट है, लेकिन क्या है कि वो जैसे ही बाहर निकलने गया तो थोड़ा बहुत मान लो करेक्शन आ गई, तो थोड़ी बहुत मान लो उसने नीचे, आप देखोगे तो ऊपर जो है थोड़ा सा मान लो गिरा है, ये एक तरीके का मान लो यहाँ से उसका सपोर्ट बनेगा। अब मान लो आप मंथली चार्ट पे देखो तो कुछ नहीं है, मंथली चार्ट पे आपको दिखेगा भी नहीं, एक छोटी सी कैंडल है मंथली चार्ट में, कुछ नहीं बिगड़ा है, लेकिन 2 दिन तो गिरावट आ गई तो आपको तो जान निकल गई सबकी, ऐसा है। तो ये सारे जो डर होते हैं, हाइट्स पे डर होना ट्रेंड की निशानी है, तो ये जो है ना अपने मूड में है, तो कोई यहाँ पे जो है ना बंदी बंदी का मेरे को कोई सीन नहीं लग रहा है यहाँ पे खास। थोड़ा दूर चला गया तो थोड़ा नजदीक आने की कोशिश कर रहा है, बाकी कुछ नहीं। अब जापान है, ठीक है, जापान जो है बहुत ज्यादा बढ़ चुका था, बहुत मीन्स बहुत ज्यादा बढ़ चुका था, तो वो डेफिनेटली आएगा क्योंकि उसके मीन आप देखो तो बहुत खुल चुके हैं, उसको तो पूरा बहाना मिल गया है। और सबसे ज्यादा बड़ा तो ये कोस्पी जो बहुत ऊपर चला गया था, बहुत मीन्स फायर की तरह ऊपर गया था, तो ये तो बहुत मीन से तो वो ज्यादा गिरा है। तो अल्टीमेटली आप देखोगे तो मार्केट में मीन का ही तो खेल है, और फ्रांस था वो बहुत ज्यादा करे ऊपर नहीं गया है तो वो ज्यादा गिरा नहीं है ऊपर, और ये बहुत ऊपर चला गया तो बहुत ज्यादा गिर गया। अब परसेंटेज वाइज देखोगे तो ऐसा है। अब ब्राजील है, ठीक है ना, तो ब्राजील का आप देखोगे तो चार्ट, ब्राजील का चार्ट देखते हैं, ठीक है। अब देखो ये थोड़ा थोड़ा, अब ब्राजील वैसे स्ट्रांग है, लेकिन मीन से थोड़ा थोड़ा बहुत जब मीन से दूर चला जाता है तो बहाना मिल जाता है अपने, फिर अपने अपनी यात्रा होती है। कोई मान लो अभी ब्रेकआउट कर रहा है 20 साल के बाद तो रिट्रेस लेके वो अपनी यात्रा कंटिन्यू करेगा, कोई मान लो 5 साल से चला आ रहा है तो वो थोड़ा करेक्शन में जाएगा, अपने अपने मान लो जो है फिर रास्ते पे सब चले जाते हैं, ठीक है। तो ऐसे मार्केट को आपको देखना है। अब मार्केट को जो है ना, मैंने आपको जो है ना जो 50 वीडियो भेजे उसमें मैंने आपको 2 चीजें सिखाई मार्केट में। मार्केट में एक जो होता है वो मीन होता है, मीन का खेल बहुत इंपॉर्टेंट है, मीन एक बहुत बड़ा साइंस है अगर आप उसको समझ पाओ तो। दूसरा है मार्केट में रेंज,
बहुत इंपॉर्टेंट है रेंज को जानना। अब मैं आपको बताता हूँ रेंज क्या होती है। लास्ट टाइम हमने यहाँ डिस्कस किया था कि ये जो वीकली कैंडल जब बहुत ज्यादा बार होती है, तब मान लो उसकी संभावना ज्यादा है कि ये जो है बहुत ज्यादा नीचे नहीं जाएगी और इसके आसपास खड़ा रह जाएगा। मैंने आपको ये बोला था मैसेज में भी कि हम जो है एक्सपेक्ट नहीं कर रहे कि यहाँ से वी शेप रिकवरी आ जाए, लेकिन हमको लगता था कि यहाँ पे थोड़ा जो है बेस बन सकता है। तो बेस बनने के जब तक साइन नहीं आते तब तक हम उसके अंदर जो है तेजी का कोई व्यू नहीं बनाएंगे, लेकिन हम लोग जो है कॉल बेचने की जो स्ट्रेटेजी वो इंटैक्ट रखेंगे। तो हालांकि मेरा व्यू था जिसमें मुझे लगता था कि 5% संभावना है कि एकदम से क्रैश करेगी, 95% संभावना मुझे ऐसा लगता था कि इसके आसपास बेस बनाएगी, लेकिन मेरा व्यू गलत पड़ा, लेकिन मुझे लॉस नहीं हुआ क्योंकि मैं यहाँ पे साइन ढूंढना था मुझे, उसके बाद मुझे तेजी करनी। तो मैंने तेजी तो नहीं किया, लेकिन मैंने मंदी के लिए कॉल को जरूर बेचे थे जो मैंने लिखे थे आपको लास्ट टाइम। तो इसके हिसाब से वहां तो प्रॉफिट हो गया, लेकिन हम लोग तेजी में फंसे नहीं। अब ये हालत हो गई है कि एक और घुस गया और ये पूरी की पूरी कैंडल जो है बाहर बनी है, ठीक है। अब ये जो है ओवरसोल्ड का मामला है और बहुत ज्यादा ओवरसोल्ड का मामला है, और यहाँ पे जो वीकली की 200 EM में आ रही है वो बहुत ज्यादा दूर नहीं है। आप समझो कि ज्यादा मान लो दूर है ही नहीं, बहुत नजदीकी है। ये वीकली की 200 EMA की कैंडल बन रही है। तो इसके हिसाब से निफ्टी की ये जो सपोर्ट है, इस सपोर्ट के आसपास अगर निफ्टी कल जाके आता है या इसके आसपास आता है, तो ये एरिया जो है मुझे ऐसा लगता है कि बहुत 5% संभावना है कि इसको भी वो तोड़ दे कोविड की तरह, पूरा का पूरा। अदरवाइज यहाँ पे जो है वो मुझे लगता है कि सस्टेन कर सकता है। अभी हमें कोई तेजी की पोजीशन न बनानी है, न कुछ करना है। हम अभी जो कर रहे हैं वो ठीक है, लेकिन वही स्ट्रेटेजी हमें जो है फॉलो करनी है। तो मैं आज आपको जो ना एक बॉटम बनने का एक प्रोसेस क्या होता है उसके बारे में डिस्कस करता हूं, और अब फिर और जो है वॉर्स के पैटर्न्स के बारे में डिस्कस करेंगे, बिकॉज फंडामेंटली हमें वॉर्स की चीजों को कुछ समझना चाहिए, ठीक है ना। तो पहले मैं मार्केट के अंदर क्या करना चाहिए ये तो मैंने आपको समझा दिया कि अभी कोई बॉटम का साइन नहीं है, बहुत ओवरसोल्ड मार्केट है, तो एक बार के लिए बाउंसेस बड़े आ सकते हैं और हमेशा बाउंसेस बड़े आते हैं। बेयर मार्केट जब होती है तब उसके जो बाउंस होते हैं वो बहुत शार्प बाउंस होते हैं, और हर एक बाउंस आपको ऐसे लगाएंगे कि अभी सारे हालात चेंज हो गए, अब तेजी करनी है मुझे। ऐसे तेजी नहीं होती है। बेयर मार्केट जो है आपको बहुत खपाती है, इसके बाद तेजी होती है। तो ट्रेंड चेंज का जो है कोई साइन नहीं है। मैं जो है ना मैक्सिमम यहाँ तक एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, जो मैंने अभी आपको लेवल बताया, ठीक है ना। इससे ज्यादा मैं अभी एक्सपेक्ट नहीं कर रहा हूँ। यहाँ पे जो है ना एक बॉटम बनने का प्रोसेस होगा, और उस प्रोसेस का कैरेक्टरिस्टिक्स ये कि रोज नेगेटिव न्यूज आएगी। अगर किसी को यहाँ पे एक्यूमुलेशन करना है इस जगह पे, तो वो जो है रोज नेगेटिव न्यूज जो है वो डालेगा, और फिर जाके एक तरीके का एक्यूमुलेशन होगा। उसमें दूसरा तरीके से मार्केट खेलती है, के हिसाब से सोच रहे हैं कि क्या करना है वगैरह वगैरह। तो ईरान जो फाइट कर रहा है उसकी कम्युनिकेशन आपको देखने को नहीं मिलेगी, क्योंकि पूरा का पूरा कम्युनिकेशन है वो अमेरिका के हाथ में, चाहे सोशल मीडिया हो चाहे मीडिया हो, ठीक है। दूसरा है कि युद्ध के अंदर जो है मैं आपको बताता हूँ, कुछ फिक्स आउटकम जो है ना स्टार्टिंग से होता नहीं। आज अमेरिका घुस तो गया है, ठीक है ना। आज रसिया ने मतलब यूक्रेन के ऊपर हमला तो कर दिया, लेकिन इस हमले के बाद मैं आपको बताता हूँ कि रसिया जो है बहुत अंदर खाने लॉस, है ना। इस तरीके से आज अमेरिका घुस तो गया है, लेकिन लॉस तो अमेरिका को भी आएगा, चाहे वो दिखाए ना दिखाए, लेकिन लॉस तो आएगा। ये आप गिन लो कि लॉस तो आएगा, ठीक है। फिर मैं आपको बताता हूँ, ये शुरू में पता नहीं होता। अमेरिका घुस तो गया है, लेकिन उसको पता नहीं कि इसकी कॉस्ट क्या है, ठीक है। क्योंकि उसको जो है ना ईरान जो है बहुत अच्छी तरीके से स्मार्टली काम कर रहा है। अपने जो है ड्रोन के मामलों में जो है वो छोड़ रहा है, ड्रोन लो कॉस्ट में प्रोड्यूस करके वहां उसको जो है स्ट्रेटेजिकली परेशान कर रहा है। पूरे वर्ल्ड की तेल की सप्लाई जो है उसको ऊपर जो है उसने मान लो कब्जा करने की कोशिश की है। तो वहां पे मान लो वो ट्राई कर रहा है कि ज्यादा महंगाई बढ़ जाए, हम तो मरेंगे कोई बात नहीं, लेकिन दूसरे को भी मान लो हम लोग जो है मार के मरेंगे, ठीक है। तो वो चाहता है कि ये जो है मान लो तेल की कीमतें बढ़ जाए, ताकि अमेरिका का स्टॉक मार्केट गिर जाए, अमेरिका का जो है वहाँ बैंकों की करप्सी आ सकती है, कुछ भी हो सकता है, अमेरिका को नुकसान हो सकता है, तो डोनाल्ड ट्रंप ट्राई कर रहे हैं कि भाई तेल का भाव ना बढ़े वगैरह वगैरह। तो वहां पे भी मान लो चालू हुए हैं कि ईरान भी अपने सारे फ्रंट के ऊपर अच्छी फाइट दे रहा है। इसका एंड क्या होगा नहीं माला, लेकिन एक्सेंचुएशन अगर होता है तो क्रूड की प्राइसेस जो है वो कहीं पे भी जा सकती है, फिर वापस भले नीचे आ जाए, लेकिन शॉर्ट टर्म में कहीं पे भी जा सकती है, और उसका इम्पैक्ट बहुत लोग आता है। कोई अफ्रीका में गरीब लोग है जिसका कोई लेना देना नहीं है, उसको इम्पैक्ट आता है। आज मान लो इंडिया के अंदर या कोई जगह पे कोई मान लो घर पे कोई गरीब लोग है जो एलपीजी से मान लो अपना घर चला रहे हैं, उसका कोई लेना देना नहीं है, लेकिन उसके ऊपर भी इम्पैक्ट जो है, जब ये दो हाथी जो है झगड़ा करते हैं, या कोई एक बड़ा हाथी छोटे हाथी के साथ झगड़ा करता है, तो कहीं ना कहीं इम्पैक्ट। चार्ट तो लॉन्ग है, ठीक है ना, लेकिन क्रूड में आपको बता दूं कि ये बहुत सेंसिटिव कमोडिटी, तो ये न्यूज बाय न्यूज रिएक्ट करेगी, ठीक है ना। बहुत सेंसिटिव, ये ब्रेकआउट भी हो सकता है, बरसों साल का ब्रेकआउट होगा अगर ये हो गया ना, तो
ये ब्रेकआउट जो है बरसों का, लाइक 2008 में एक टॉप लगा था $140 के आसपास, और अगर $140 आ गया, मैं आपको बताता हूँ डोनाल्ड ट्रंप की पेंट गीली हो जाएगी, सबकी वो पेंट तो गीली यार, चाहिए ही। सबकी, क्योंकि हाँ 140 150 ये, और ये 200 भी हो सकता है, उसका कोई, ये कोई भरोसा नहीं, कोई प्रिडिक्ट नहीं कर सकता क्रूड को, ऐसा है। तो क्रूड में मैं ट्रेडिंग नहीं करता हूँ, मैं सच बताता हूँ, क्योंकि ऐसी जगह पे तो नहीं करता हूँ, नॉर्मल कर लेते हैं, लेकिन ऐसे हालातों पे कोई क्रूड पे स्पेकुलेशन सट्टा वट्टा कुछ नहीं करते। जब नीचे था तब हमारा थोड़ा मानना था कि क्रूड बाउंस मारेगा, बाउंस मारा, एक जगह पे आया, निकल गए, बात खत्म हो गई, अब इससे आगे कोई नहीं, ऐसा है। लेकिन हाँ, क्रूड को ट्रैक करेंगे टू सी दी इक्विटी मार्केट्स, उसको हम लोग जरूर ट्रैक करते हैं, ऐसा है। तो क्रूड के यूथ फ्लो के देखो, इसका एक्सेलेशन कितना होता है, नेगोशिएशन बैकएंड में चलते हैं इनके युद्ध के अंदर, ठीक है ना। तो नेगोशिएशन कैसे होते हैं, इन सब चीज के ऊपर डिपेंड होता है, और उसके लिए मैं आपको बताऊं, हम टॉप और बॉटम फाइंड आउट नहीं कर सकते क्रूड की, जिसके पास इंटेलिजेंस है ना, यानी कि डोनाल्ड ट्रंप कर सकता है टॉप एंड बॉटम फाइंड, आराम से कर सकता है, या ऐसे लोग कर सकते हैं जो उसके अंदर इन्वॉल्व है। मैं हमेशा ऐसे स्टूडेंट्स को बोलता हूँ कि मार्केट में लॉस करना क्राइम नहीं है, लेकिन लॉस करने के बाद बैंकरप्सी फाइल करना क्राइम है, ऐसा है। आप अफोर्ड कर सको उतना कर लो, रस तो क्या प्रॉब्लम, मार्केट में लॉस करने वाले स्मार्ट लोग होते हैं, लेकिन बैंकरप्सी करने वाले जो है उसको रीलर्न करने की जरूरत है। हम भी मार्केट में गलत पढ़ते हैं क्या, कौन सा ऐसा इंसान है कि मार्केट में हर बार सही होता है, कोई नहीं हो सकता है। कोई जितने भी यूट्यूबर के फालतू लोग जो है वो कोई सारे क्लेम करते हैं हर बार हमें मालूम होता है, हम एस्ट्रोलॉजी चलाते हैं, हम ये चलाते हैं, कभी नहीं हो सकता, पॉसिबल नहीं, मार्केट में हर बार कोई सही हो सकता। 60% एक्यूरेसी वाला इंसान ग्रेट होता है, ऐसा है, द बेस्ट होता है। इट्स ऑल अबाउट रिस्क मैनेजमेंट दैट मेक्स यू डिसाइड द मैन एंड बॉयज कौन है ये। व्हेन एवरीबॉडी इज इन ट्रबल, अ सॉल्यूशन इज लाइकली नियर। देखो, तो अगर मान लो युद्ध के भी मान लो अलग अलग टाइप होते हैं, जैसे मान लो शुरू में जब रसिया और यूक्रेन के बीच में युद्ध हुआ था, तो शुरू में वो बहुत बड़ा इश्यू था, क्योंकि क्रूड सेंटर पॉइंट था, और उसके कॉन्सिक्वेंसेस यूरोप को भी हो रहे थे, अमेरिका भी इन्वॉल्व था, कहीं ना कहीं इंडिया के ऊपर भी इम्पैक्ट आ रहा था, तो बहुत बड़ा इश्यू था। फिर बाद में मान लो ये सारे इश्यूज खत्म हो गए, क्रूड के इश्यूज सेटल हो गए, इलेक्ट्रिसिटी और जो इन्फ्लेशन उस टाइम पे आई थी वो धीरे धीरे सेटल हो गई, तो अभी भी मान लो युद्ध चल रहा है, गलियों में लड़ रहे हैं, आपस में लड़ रहे हैं, मार्केट को कोई फर्क नहीं पड़ता, मार्केट से युद्ध से कोई फर्क नहीं पड़ता, मार्केट को युद्ध के जो आउटकम आता है, जिससे इकोनॉमी डिस्टर्ब होती है, जिससे ग्लोबल एनवायरमेंट डिस्टर्ब होता है, इससे फर्क पड़ता है। तो अभी मान लो अमेरिका और ईरान, इसराइल और ईरान जो है, ईरान के और बीच में इसराइल और गजा के बीच में मान लो कितनी लड़ाई चली थी, तो मार्केट तो ऊपर जाए थी, कोई फर्क नहीं पड़ता था मार्केट को, ठीक है ना। कुछ दिन क्रूड थोड़ा ऊपर गया, वापस नीचे आ गया। तो कहने का मेरा मतलब ये है कि जब युद्ध का जो कॉन्सिक्वेंसेस ऐसा हो जाता है कि जहां पे पूरी इकोनॉमी के ऊपर असर पड़ रहा है, तब जाके जो है ना मार्केटें जो है खराब डिसीजंस लेती है, यानी गिरना स्टार्ट होती है, इकोनॉमी डिस्टर्ब होना स्टार्ट होती है। तो यहाँ पे जो मैंने इस वर्ड, इस लाइन को जो लिखा है ना कि व्हेन एवरीबॉडी इज इन ट्रबल अ सॉल्यूशन इज लाइकली नियर, आज मान लो इस युद्ध की वजह से दूसरे देश देश कितने प्रभावित है। इंडिया जो है सबसे बड़ा जो है क्रूड का जो कंजम्पशन करता है, कितना प्रभावित है, गैस में प्रभावित है, और जस्ट हम लोग प्रभावित नहीं, पूरी दुनिया प्रभावित है। आज पूरी दुनिया में जो है इसके कारण जो है जल्दी से मान लो इन्फ्लेशन जो है फैलना स्टार्ट हो चुका है। जैसे जैसे युद्ध एक्सेलेरेट करता है, इंटेंसिटी बढ़ती है, तो पूरा पूरा पैनिक क्रिएट होता है, और वो पैनिक की असर सब जगह पे है। तो सब जगह मान लो डिस्टर्ब है, तो उसका जो है सोल्यूशन जरूर आएगा, और मुझे ऐसा लगता है उसका सोल्यूशन जल्दी आएगा। ये मेरा अनुमान है, मैं जिस तरीके से सोचता हूँ, मेरी जितनी एनालिसिस है उसके हिसाब से कर आपको बता रहा हूँ। इसका मतलब ये भी नहीं कि आप बाजार में चालू कर दो इन्वेस्टमेंट करना, ट्रेडिंग करना, हम उसके ऊपर भी आएंगे, एग्जीक्यूशन के ऊपर भी आएंगे। ये जस्ट मैं आपको एक हाइपोथेसिस बता रहा हूँ, कि मेरा ऐसा हाइपोथेसिस है कि जब दुनिया जो है बहुत ज्यादा ट्रबल फील कर रही है, तो उस चीज का जो है मान लो नाश होना है। जैसे हमारे एक मेंटर हमें बोला करते थे कि आज मान लो आपके घर पे लाइट गई है ना, तो पता नहीं कब लाइट आएगी, लेकिन पूरे सोसाइटी में, पूरे भुज में लाइट गई है, या पूरे आपके मुंबई में लाइट गई है, तो लाइट का सोल्यूशन जल्दी आना है, ऐसा है। तो अगर मान लो एक आध दो देश, छोटे छोटे देश अगर मान लो अफेक्टेड है उस वॉर के कारण, तो मार्केट को कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं आपको वर्ड यूज कर रहा हूँ, घंटा फर्क नहीं पड़ता मार्केट को लड़ाइयों से। लेकिन सारे लोग अफेक्टेड है, सब लोग की इकोनॉमी बर्बाद हो रही है, स्टॉक मार्केट बर्बाद हो रही है, सब जगह पे वहा है, तो उसका सॉल्यूशन लिटरली जल्दी आता है, ठीक है। ये पहली बात है। यहां से मैं आपका हाइपोथेसिस जो है कि अगर कल जाके इसके अंदर, अगर मान लो कि इस वॉर के कारण प्रोडक्शन बंद हो जाता है, या कुछ जगह पे मान लो प्रोडक्शन के ऊपर बहुत ज्यादा अटैक हो जाता है, या सबसे बड़ा अटैक हो जाता है, कुछ भी हो जाता है उस वॉर की गर्मी के चक्कर में,
तो आने वाले टाइम में कुछ वेल्स जो है वो बंद कर सकती है क्रूड देना। तो ऐसा नहीं है कि क्रूड की डिमांड जो है इलेक्ट्रिसिटी के कारण या इलेक्ट्रिक वर्ल्ड जो है मूव कर रहा है कि मान लो रातों रात इलेक्ट्रिक गाड़ी आ जाएगी और क्रूड की रिक्वायरमेंट नहीं रहेगी, ऐसा नहीं है। उसको आने में समय लगता है। तब तक के लिए क्रूड बहुत सेंसिटिव कमोडिटी, और फिर वो जो है बहुत ज्यादा जंप करेगी। बहुत ज्यादा जंप करेगी तो दुनिया में इन्फ्लेशन जो है वो बहुत जल्दी से आ जाएगी। फिर उस वॉर बंद होने के बाद भी वो इन्फ्लेशन को जो है नीचे लाने में टाइम लगेगा, ऐसा है। तो पूरी दुनिया में जो है ये सारा रिस्क जो है फैल सकता है। ये एक्चुअली मेन रिस्क है। तो देखो, वो जो है बड़ा स्मार्ट बंदा है, उसको मालूम है कि इन्फ्लेशन जो है हमें किल कर सकता है। तो वो यू चेंज हो जाएगा, यू टर्न हो जाएगा, उसका कोई भरोसा नहीं। तो आप जो है उसकी ज्यादा बातें या देख के ट्रेडिंग वेडिंग मत किया करो। ओवरऑल बड़े पिक्चर को देखो। बड़ा पिक्चर ये कहता है कि ज्यादा इन्फ्लेशन, सबको नुकसान जो है वो नहीं आ सकता। और आपको लगता है कि यूथ की इंटेंसिटी बढ़ जाएगी, ये बंदा इतना पागल नहीं है कि यूथ की इंटेंसिटी बढ़ाएगा। ये साइकोलॉजिकल इंटेंसिटी बढ़ा रहा है। ये बहुत स्मार्ट बंदा है, उसको पता है कि कहां तक मुझे लिमिट क्रॉस करवानी है, ठीक है ना। ये कोई बाइडेन नहीं, मैं कहता तो बाइडेन वॉज अ डम प्राइम मिनिस्टर इन द यूएस हिस्ट्री। ट्रंप इज नॉट अ डम प्राइम मिनिस्टर। वो बड़ा स्मार्ट बिजनेसमैन है। उसको जो चाहिए ना वो अपने हिसाब से लेता है, ऐसा है। और उसको यही पता है कि अब मेरे को बैकफायर भी होगा तो फिर वो यूं ही पलट जाएगा, ऐसा है। 2 दिन पहले कल बता रहा है कि भाई हम यहाँ तोड़फोड़ कर देंगे, हमारे स्टेट ऑफ हरमाल में ये कर देंगे, वो कर देंगे। एक दिन में स्टैंड चेंज हो गया, कल 2 दिन के बाद और स्टैंड चेंज कर देता है। आपको लग रहा है ये मार्केट को नचा रहा है, ये कर रहा है, वो कर रहा है, लेकिन वो क्या है, अपनी एक नेगोशिएशन कर रहा है। आप समझे? उसकी अपनी नेगोशिएशन है, उसको लिमिट मालूम है कि बहुत ज्यादा युद्ध में अगर मान लो खड़े रहे तो नुकसान ही नुकसान है, उसको मालूम है। और मैं इतना श्योर हूं, जिस तरीके से डोनाल्ड ट्रंप को मैं ट्रैक कर रहा हूं 2 साल में, कि वो जो है ना अपनी लिमिट ज्यादा क्रॉस कर भी लिया ना उसने, तो वो वापस आ जाएगा, ऐसा है। लेकिन वो जो नुकसान जो है ना इकोनॉमिकली, कोई बंदा बिजनेसमैन है, इकोनॉमिकली नुकसान अमेरिका के लिए जो है वो नहीं भरेगा। वो कोई बाइडेन नहीं, मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है ना। तो मेरा मानना ये है इस जंक्शनर के ऊपर। हालांकि आज ये न्यूज भी आ गई, लेकिन अगर न्यूज नहीं भी आई कल जाके और मान लो प्रॉब्लम हुए, तो ये प्रॉब्लम सस्टेन नहीं करेंगे। मैं आपको बताता हूँ ये चीजें सस्टेनेबल नहीं है। जैसे मैं आपको सिल्वर को बोलता था, सिल्वर में आपको पता था नवंबर में से आपको बोलता था कि भाई ये सस्टेनेबल नहीं है, इसमें कभी आएगा तो नीचे घुसेगा, ये हाँ सस्टेनेबल। सर ने बोला वैसा ही हुआ, 50% फॉल हो गया। ऐसा है, शुरू से बता देता हूँ, यहाँ पे शॉर्ट मारने का रिस्क रिवॉर्ड रेशियो ठीक नहीं। अगर शॉर्ट में आपने मान लो पार्टी भी कर ली ना, मान लो आज सेल मारा, कल मान लो घुस गया मार्केट, आपने शॉर्ट में मजे भी कर लिए ना, ये मजा जो है बहुत खराब हो जाएगा आपका। क्योंकि ये जो वी शेप मारेगा ना, वो भयानक मारेगा, कम से कम 2-2 हजार पॉइंट वी शेप मारेगा 3-3-4 दिन से। अगर ये मान लो और एक्सटेंड हुआ, रबर की तरह मान लो स्ट्रेच हुआ, तो ये वी शेप जो है ना तगड़ा मारेगा, वो बहुत ज्यादा वी शेप मारेगा, वो सिल्वर की तरह, ये जो टॉप बना था ये बॉटम बनेगा, ऐसा। लेकिन अगेन आपको बता रहा हूँ, यहाँ से वो नहीं भागेगा, लेकिन फिर जो है ना ऐसे ऐसे करके अपना टाइम खराब करेगा। ये जो है फॉल एक बार के लिए मुझे लगता है कि एकदम क्लाइमैक्स के ऊपर है। अभी इसकी नीचे जाने की जो स्पीड है वो बहुत कम हो जाएगी, और अब वो जो है वोलेटिलिटी तोड़ेगा। जो विक्स जो है वो गया था ऊपर, वो धीमे धीमे विक्स जो है वो नीचे आता जाएगा। अनसर्टनिटी का एक एक्सट्रीम पैनिक होता है, उस पैनिक से बाहर निकल जाएगा, ऐसा है। ट्रेडिंग करते हैं तो जब इस तरीके के हालात आते हैं, तो मैं खुद अपना बताता हूँ कि मैं उतना जानकार नहीं हूँ। ना मैं वॉर की टेक्निकलिटीज को इतना डिटेल में समझता हूँ, ना मैं जो है क्रूड ऑयल को इतना डिटेल में समझता हूँ। तो मैं यूजुअली क्या करता हूँ ऐसे टाइम पे, जो हमारे नेटवर्क में होते हैं क्रूड के अच्छे एनालिस्ट हैं, या वॉर जो है समझ सकते हैं उसके एनालिस्ट हैं, उसको हम लोग जो है कांटेक्ट करके उसके पास जो है थोड़ा बहुत समझते हैं कि क्या चल रहा है। फिर हमारा ट्रेडिंग का डॉट है या मार्केट देखने का अंदाजा है, उसके साथ ब्लेंड करके एक एनालिसिस करते हैं, और फिर उस एनालिसिस के ऊपर हम लोग काम करने की कोशिश करते हैं। सर 20% का ट्रैफिक अगर मान लो 1 वीक के लिए भी अगर होल्ड होता है, या 2 वीक के लिए भी होल्ड होता है, कंप्लीट बता रहा हूँ मैं, अभी कंप्लीट होल्ड नहीं हुआ है, तो क्रूड के भाव जो है कहीं पे भी जा सकते हैं। लाइक आप समझो ना कि क्रूड में जो है अभी 50% हुआ है, ऐसे और 50%, 40% आ सकता है। और इस सिचुएशन के अंदर अमेरिका जो है बेयर नहीं कर पाएगा, उसकी बॉन्ड यील्ड बेयर नहीं कर पाएगी, उसकी पूरी फाइनेंशियल सिस्टम है वो हिल जाएगी, और पूरे वर्ल्ड के देश जो है वो हिलेगा, इंडिया तो तगड़ा हिलेगा, ऐसा है। तो इस सिचुएशन के अंदर इंडिया भी मान लो अमेरिका को बोल रहा है कि भाई तू बंद कर दे, और ट्रंप ने तो भाई सारा जो है झूठ बोलना स्टार्ट कर दिया और बंद कर दिया। आप देखो उसके ट्वीट्स कि भाई मैं तो जा रहा हूँ, हमें स्ट्रेट फॉरवर्ड हॉर्मास की जरूरत ही नहीं है। आज अभी अभी उसका मान लो कि जेडी वेंस का आया है न्यूज, कि अब हम लोग ईरान को छोड़ रहे हैं, ऐसा है, हम ईरान से जा रहे हैं वापस। कभी एक्सेप्ट नहीं करेंगे कि हम लोग जीत नहीं पाए वगैरह वगैरह, लेकिन वो जा रहे हैं। ग्राउंड पे बैटल नहीं है अमेरिका और ईरान का,
ये बैटल है क्रूड ऑयल के मार्केट में बैटल। और अमेरिका जो है क्रूड ऑयल में मंदी करने की ट्राई कर रहा है, पूरी दुनिया भी ट्राई कर रहा है, और ईरान जो है वो तेजी करने की ट्राई कर रहा है, रसिया भी थोड़ा चाहता है कि तेजी हो जाए, ऐसा है। तो ये जो है युद्ध अब शिफ्ट हो चुका है मार्केटों, ठीक है। बाकी कोई ये उनको इंटरेस्ट नहीं, वो जा रहे हैं, अमेरिका ने बोल दिया कि हम जा रहे हैं वापस, हमें इंटरेस्ट नहीं है युद्ध करने में, ठीक है ना। लेकिन क्रूड के भाव जो है वो ईरान जो है उसका ऑपरेटर है, वो कर रहा है तेजी, और अमेरिका है वो कर रहा है मंदी। तो जो बड़े बिग बुल होते हैं ना, वो जो बोलते हैं ना कि 1992 में हर्षद मेहता कर रहा है तेजी और झुनझुनवाला कर रहा है मंदी, ठीक है ना। ऐसी सिचुएशन अभी आ चुकी है। तो ईरान को भी मालूम है कि मैं जो है ज्यादा क्रूड के प्राइसेस को जो है वो ऊपर नहीं रख सकता। और दूसरा, ईरान को ये भी मालूम है कि मुझे स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज़ में अगर मान लो एक साथ क्रूड को इकट्ठा करना है तो उसकी स्टोरेज कॉस्ट भी ज्यादा आएगी। तो मैं क्या करूंगा, जिनको क्रूड की ज्यादा जरूरत है उसके टैंकर को जाने दूंगा, लेकिन उस टैंकर के ऊपर मैं ट्रांसपोर्टेशन का चार्ज लगा दूंगा एक्स्ट्रा, और उनसे पैसा वसूल कर लूंगा। यानी कि हम लोग जो है वेलकम टू दी महंगाई का दौर, महंगाई के दौर पे हम लोग जाने की कोशिश कर रहे हैं। और ईरान ये भी चाहेगा कि जल्दी से जल्दी जो है मैं अमेरिका से लॉन्ग टर्म डील कर लूं कि भाई तुम कल जाके हमारे पे हमला करने आओगे तो नहीं परवड़ेगा, हमें एक्चुअली जो करना है, हमारे अंदर जो न्यूक्लियर चल रहा था वो हम अपने हिसाब से करेंगे वगैरह वगैरह। या ऐसी कोई अमेरिका से डील वर्कआउट करेगा या कि उसको परमानेंट शांति मिल जाए, लंबे तक शांति मिल जाए। तो ईरान जो है अब स्ट्रेटेजिकली डिप्लोमेसी ऐसी खेलेगा कि उसको जो है ना लॉन्ग टर्म शांति मिल जाए, ठीक है ना। और इसीलिए शॉर्ट टर्म में वो जो है महंगाई एक्सपोर्ट करता रहेगा, ऐसा है, ठीक है। और अमेरिका ट्राई करेगा कि लॉन्ग टर्म शांति मिले ना मिले, इग्नोर करो ईरान को एक बार के लिए, लेकिन बॉन्ड डील और क्रूड है उसको आगे नहीं बढ़ाना, ऐसा है। तो इन सिचुएशन के ऊपर नजर रखना। कोई भी ट्रेड जो है करने से पहले इंट्राडे विंट्राडे या नजदीक वाले करते हो, मार्केट में स्पाइक आएंगे खतरनाक। मैं आपको बता दूं, कभी कभी ऐसी सिचुएशन इस सिचुएशन में आ सकती है कि सुबह मान लो मार्केट घुसी हुई है नीचे, एक मान लो ईरान की ओर से छोटा सा भी साइन आ गया ना कि भाई चलो कुछ बात बन रही है, मार्केट शूट अप होगी ऐसे, ठीक है ना। तो जो आप स्ट्रेटजी वेटर्जी यूज कर रहे हो, जो कर रहे हो ना, ठीक है ना, ध्यान से करना, पोजीशन साइजिंग बहुत कम रखना, और कोशिश करना कि आईज और ईयर ओपन रखे और पोजीशन साइजिंग को कम कर देना, बहुत कम कर देना। थोड़ी क्लैरिटी आ जाए फिर पोजीशन साइजिंग के ऊपर काम करेंगे। वैसे भी मार्केट मूड इंडेक्स है जो आपका, वो तो हो चुका है नीचे, और जो मार्केट की ब्रेथ है वो भी डाउन हो चुकी है। तो आने वाले टाइम में अगर मार्केट थोड़ा स्टेबल हो जाता है तो स्टॉक स्पेसिफिक बहुत अच्छी मूवमेंट आएगी, थोड़ा मार्केट नॉर्मल हो जाएगा, तब अच्छे पैसे कमाने का मौका मिलेगा। तब ज्यादा पोजीशन साइजिंग यूज करके ज्यादा पैसे बना लेना। अभी थोड़ा जो है अपनी पोजीशंस को ट्रिम डाउन कर देना, और इंट्राडे के अंदर या पोजिशनल के अंदर ध्यान रखना, ओवरनाइट कुछ भी हो सकता है, कितने भी मूवमेंट आ सकती है। निफ्टी 500 पॉइंट आराम से ऊपर नीचे हिलेगा, अल्टीमेटली कहीं नहीं जाके भी हिलेगा, जैसे अभी हो रहा है। 5 दिन में निफ्टी कहीं नहीं गया था लेकिन फिर भी हिल रहा है इतना, ठीक है ना। तो इस तरीके से अपने आप को स्ट्रेटेजाइज करना है। मैं आपको सारे के सारे चार्ट जो है बिल्कुल तरीके से फटाफट बता देता हूँ, ठीक है। मेरी रीडिंग ऐसी कहती है, मैं आपको जस्ट अभी बता दूं कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज़ जो है वो सेंट्रल पॉइंट रहेगा। मैं आपको अभी बताता हूँ। आज भी मान लो इस भाई साहब ने बयान दिया है, डोनाल्ड ट्रंप भाई साहब ने, कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज़ जो है आपको खोलना पड़ेगा, 48 आवर्स का अल्टीमेट देता हूँ। वही बंदा जो आया था वो मान लो प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के लिए गुरुवार को सुबह 6 बजे, मैंने उसकी प्रेस कॉन्फ्रेंस देखी थी पूरी की पूरी। उसमें थोड़ा वो एग्रेसिव था कि मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता है, मैं तो, हमारे पास तो ऑयल है वगैरह वगैरह। ये आधा तो वो झूठ बोल के गया था वैसे, मैं फैक्ट और डेटा के साथ अगर उसको कंपेयर करूँ तो। लेकिन फिर भी वो अंदर खाने चाहता है कि ये ऑयल की प्राइसेस जो है वो नीचे हो जाए। दूसरा है कि यूरोप को जो है बड़ी तकलीफ आ रही है, यूरोप के अंदर भाव बढ़ रहा है, यूरोप के अंदर महंगाई आ रही है, यूरोप की इकोनॉमी के ऊपर बहुत खतरा आ रहा है। तो यूरोप ने तो एक तरीके से अमेरिका से जो है वो डिस्टेंस ही बना लिया है। कुछ लोगों ने तो एयर स्पेस भी बंद कर दिया है कि भाई इनडायरेक्टली वो ईरान को ही सपोर्ट कर रहा है, ऐसा आप समझ सको। इंडिया को मैंने आपको बोला कि सबसे बड़ा नुकसान है इसके अंदर, हमारे को तो नुकसान की गिनती नहीं हो सकती, इतना नुकसान है। तो हम लोगों ने भी मान लो बैकएंड के अंदर जो है पूरी कोशिश की, जो ईरान से वो 5 बिलियन का लेता है पर बैरल, तो उनके पास भी 15 की तो वैसे शॉर्टेज है ही। तो इस कॉन्टेक्स्ट में, और रशिया स्ट्रांग होते जा रहा है, उसके ऊपर सैंक्शन भी हट रहे हैं, और रशिया का स्ट्रांग होना अगेन यूएस के लिए वैसे भी खतरा है। तो इन अ वे मुझे ऐसा लगता है लॉन्ग टर्म के लिए, यानी कि लॉन्ग टर्म का मतलब ना, हम क्लाइमेक्स के ऊपर है, क्लाइमेक्स के ऊपर इसका नतीजा निकलेगा। ये क्रूड ऑयल जितना भी आप देख रहे हो, कुछ मुझे स्टूडेंट्स वो हमेशा पूछते थे क्रूड ऑयल में क्या है क्या है। मैं आपको क्रूड ऑयल में इतना बता सकता हूँ कि कुछ ऐसे वक्त होते हैं बाजार में कि जहां पे कोई लेवल्स काम नहीं करते। ये सिर्फ डोनाल्ड ट्रंप जो खिला रहा है।
अगर वो मान लो ऐसा अभी टेढ़ा बयान दिया, क्रूड ऑयल को 10-15 टका भगा दिया, कुछ और मान लो कि होल्ड रहा तो क्रूड ऑयल और भाग जाएगा, उसको गिराने में उसका एक बयान काफी है। तो ऐसे सिचुएशंस के अंदर कोई लेवल्स काम नहीं करेंगे। मैं क्रूड ऑयल के ऊपर अभी ट्रेड करने की सलाह नहीं दूंगा, और मैं खुद भी नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि ये हमारे हाथ में ही नहीं है। वो बंदा जिस तरीके से, जिस हिसाब से वो चलाना चाहेगा, वो क्रूड ऑयल को चला लेगा। ऐसा है, इस पे कोई लेवल काम नहीं करेंगे। क्रूड ऑयल जितना भी ऊपर गया, उसको तोड़ने में ट्रंप भी जानता है कि मुझे जो है एक स्टेटमेंट लगेगा तोड़ने में, एक स्टेटमेंट लगेगा। जैसे ही मान लो मैंने बोल दिया कि मेरा और ईरान के बीच में समझौती हो गया है, सीज फायर हो गया है, इस दिन क्रूड जो है वो खत्म हो जाएगा। लाइक वो अच्छे से टूटेगा और मार्केट जो है वो अपना वो है वापस जो है रिवाइव करेगी। वोलेटिलिटी इंडेक्स भी क्रैक हो जाएगा इस टाइम पे। निफ्टी, बैंक निफ्टी भी आप देखोगे तो पूरा का पूरा ऐसी करेक्शन कर रहा है, बिल्कुल आरएसआई में डाइवर्जेंस कर रहा है। और बॉलिंजर बैंड के अंदर आप देखोगे तो ये पूरा वो है, वो सीधा का सीधा जो पूरी कैंडल ही बार बना रहा है वीकली चार्ट की। वीकली की तो ये तीसरी कैंडल बार बना रहा है, तो अभी आएगा तो ऊपर एक झटके से ऊपर आएगा, कभी भी आएगा। देखो ये पूरी तीसरी कैंडल बार बनाई, चौथी बार बनाई, इनफैक्ट 4 कैंडल उसने बाहर बना चुका है। और निफ्टी बैंक आप देखोगे तो उसका भी यही हाल है। मैं वीकली चार्ट का बता रहा हूँ, और हमने मान लो डिस्कस भी किया था कि देखो ये भी बाहर बना के जाएगा सारे के सारे। और इसका डिस्टेंस जितना ज्यादा है ना, इसका मतलब ये है कि ये जब जितना घुसेगा ना, इतना डबल स्पीड से बाहर आएगा बैंक निफ्टी। ये याद रखना अपना, ये बहुत डिस्टेंस उसका ज्यादा हो चुका है। और इवन आप बैंक निफ्टी का ये भी देखोगे ना, तो इसका और इसका भी डिस्टेंस बहुत ज्यादा था। ऐसा है, तो अब ये जो है ना, यहाँ से जब भी नया लो बनाएगा, फॉर एग्जाम्पल कुछ भी होगा, तो वो बहुत तेजी से बाहर निकल सकता है। ऐसा है बैंक निफ्टी। तो आइडियली मान लो अगर लॉन्ग करना हो मेरे हिसाब से, तो मैं तो बैंक निफ्टी में स्ट्रेटेजी बिठाने की कोशिश करूंगा। ऐसा है, ठीक है ना। देखो जब भी हम लोग व्यू बनाते हैं ना, तो हम लोग एक अजम्पशन बना रहे हैं, और हम ऐसे ही मान के चलेंगे कि ये अजम्पशन की हमारी जो है ना मार्केट धजिया उड़ा देगा। ऐसी धजिया उड़ा देगा, तब हम बचेंगे नहीं बचेंगे। तो फिर इसके हिसाब से रिस्क मैनेजमेंट की प्लानिंग होगी। ऐसा होता है, यही हम लोग हेज फंड के अंदर सीखते हैं। जब हम लोग मान लो हेज फंड के अंदर जब काम करते थे, हमारे सीआईओ ऐसे बोलते थे कि आपने मान लो कितना ही अच्छा व्यू बना लिया, आपको सोचना है कि आपने सौदा लिया, इसके 2 सेकंड के बाद या 1 सेकंड के बाद आपके अगेंस्ट में 3 सेकंड लगने वाली है बैक टू बैक, ये मान लो। और उसके बाद आपको कितना लॉस होगा, और वो लॉस जो है कैपिटल का कितना परसेंटेज होगा, ये आप सबमिट करवाओ। ऐसा है। तो जैसे मान लो आपको मैं छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। देखो ये अजम्पशन है, मैं आपको बताता हूँ। अजम्पशन के अंदर हम एनालिसिस करते हैं, एनालिसिस के बाद अजम्पशन एस्टैब्लिश करते हैं। स्टैटिस्टिक्स में उसको H0 बोलते हैं। H0 का मतलब क्या होता है कि मैंने नल हाइपोथेसिस एस्टैब्लिश किया है। मैंने आज ऐसा सोचा है अपने लिए कि मार्केट में ज्यादा डाउनसाइड नहीं लग रही है मुझे, लेकिन यहाँ से मार्केट स्टेबल हो सकता है या ऊपर जा सकता है। ये मेरा अजम्पशन है। इसका मतलब ये जरा भी नहीं कि मार्केट में कल जाके 20 टका सर्किट नहीं हो सकती, लग सकती। ऐसा है। तो फिर मैं यहाँ पे मान लो क्या करूंगा, अजम्पशन के अंदर मैं इस तरीके से स्ट्रेटजी प्लेस करूंगा, वार बनाऊंगा, इस तरीके से मैं काम करूंगा। अगर कल जाके मान लो मार्केट में 20 टका बैक टू बैक 2 सर्किट लगी, मैं मान के चलता हूँ, ठीक है ना, तो मेरे वार के हिसाब से जो भी मेरा वार आता है, उसके लिए मैं मेंटली मैं अभी प्रिपेयर हूँ। और उस टाइम पे मैं मेरा अपना व्यू चेंज करूंगा, क्योंकि अब इतनी मान लो व्यू की धजिया उड़ गई है, तो अब नया व्यू तो लेके आना पड़ेगा कि 20 टका सर्किट होने के बाद क्या व्यू करना है। उसको बोलते हैं H1। H1 का मतलब है एस्टैब्लिशिंग द अल्टरनेट हाइपोथेसिस। तो ये H0 था मेरे लिए। मैंने व्यू बनाया है, अपना एनालिसिस किया है, बेहतरीन वगैरह वगैरह, ठीक है ना। लेकिन हमें छाती नहीं फूटनी है कि मेरा एनालिसिस सही हो गया, मेरा ये हो गया वो हो गया। हमें मान के ही चलना है कि मेरे एनालिसिस की मार्केट जो है धजिया उड़ाए, और मार्केट उड़ाता है धजिया। ये सबसे बड़ा मिथ है कि राइट होने से, हेज फंड है तो उसके पास ज्यादा अक्ल है तो वो राइट पड़ेंगे। राइट होने से मार्केट में ज्यादा पैसे नहीं बनते कंसिस्टेंटली। रिस्क मैनेजमेंट से हेज फंड्स जो होते हैं उसके भविष्य डिफाइन होते हैं। और जो बड़ा पैसा बनाना चाहते हैं ट्रेडिंग के अंदर, हाउ मच स्मार्ट कैलकुलेशंस यू हैव, स्मार्ट रिस्क की कैलकुलेशन कितनी है आपके पास, उसके हिसाब से आप पैसे बनाओगे। पैसे मान लो, मैं हमेशा बोल रहा हूँ आपको कि लॉस करना जो है, व्यू गलत होना क्राइम नहीं है। व्यू गलत होने के बाद बहुत बड़ा लॉस कर देना, बैंक्रप्सी कर देना क्राइम है। व्यू गलत होने के बाद अगर मान लो आपने बहुत स्मार्ट कैलकुलेशन से अपना लॉस बुक किया है, अच्छा लॉस बुक कर लिया है, ठीक है ना, तो वो एक्चुअली बहुत स्मार्ट ट्रेड है। ऐसा है, क्योंकि हर बार आप गलत नहीं हो सकते, कभी ना कभी तो आप सही हो गए। ऐसा है, जब सही हो गए तो आप ठीक ठाक बना सकते हो। ऐसा है, तो इस तरीके से आपको सोचना है। बहुत अच्छा प्रोफेशन है इन्वेस्टमेंट बैंकिंग।
और ट्रेडर जो होता है ना, मैं आपको बताऊं, ट्रेडर जो रिस्क जो मैनेज करता है ना, उसकी पावर यार एक अलग होती है। ट्रेडर एक कोई आम इंसान नहीं होता, वो खास इंसान होता है ट्रेडर, क्योंकि उतना साइकोलॉजिकल फिट होता है, पैसे से उतना डिस्टैचमेंट होता है, डिसीजन हमेशा वो रैशनल लेता है, ठीक है ना। और बदलते टाइम पे इतना फास्ट चेंज होता है, इतना एडॉप्टिव इंसान होता है, फ्लेक्सिबल इंसान होता है सर, वो आप बन जाते हो। इतना इससे भी हम्बल होता है, इतना डाउन टू अर्थ होता है। अच्छा ट्रेडर अच्छा इंसान होता है। यस 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 यस